नमस्ते आप सभी को। ये हमारी तीसरी मुलाकात है श्वेताश्री के साथ, जो हमें अलग अलग पहलू कॉपीराइट डिजाइन, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में सिखाती आ रही हैं। आज के सेशन में हम जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स और क्राफ्ट्स के लिए वो क्या करता है, कैसे करते हैं, ये हम थोड़ा ज्यादा समझेंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि हम कौन हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। तो क्रिएटिव डिग्निटी एक संस्था है। संस्था भी क्या, ये एक समूह है जो कोविड के दौरान जितने भी लोग क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं वो सब साथ आए थे, क्योंकि तब आर्टिजन्स को बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ये सोचने समझने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और वो इतनी खूबसूरती से हुआ कि सब इतने लोग जुड़े कि वो हम अभी भी चालू रख रहे हैं। 5 साल हो चुके हैं, कुछ कुछ काम करते आ रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी ही वो हुआ था, तराशा का एक बड़ा एग्जीबिशन हुआ था। कुछ लोग आप उनमें से जुड़े भी होंगे। एक ये नई शुरुआत है जहां हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्राफ्ट्स को किस किस तरह की प्रोटेक्शन मिल सकती है, जैसे लीगली क्या क्या हो सकता है। तो श्वेतश्री जो एक बहुत नामी लॉयर है, स्पेशली कॉपीराइट और जीआई और इसकी एक्सपर्ट रही है। बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं। और उनका खुद का फर्म है फाइडस लॉ चेम्बर्स। तो वो हमको आज बताएंगी इसके बारे में और डिटेल में, जीआई रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये इस तरीके से होगा, वो हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में पूरा आपको समझाएंगी। पूरे टाइम प्लीज अपना माइक आप म्यूट पे रखिए। क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस है, अगर जो वो समझाती हैं वो कवर नहीं होता है तो प्लीज आप एंड में पूछिए, जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज तब आप अपना हाथ उठा सकते हैं। मेरे अलावा इस मीटिंग में क्रिएटिव डिग्निटी से मीता है और भक्ति हैं। भक्ति आपको और भी चैट में बताएंगी कि कैसे क्रिएटिव डिग्निटी से जुड़ सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं, और उससे आपको और भी सूचना मिलती रहेगी कि हम और क्या कर रहे हैं। और ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं श्वेतश्री को इनवाइट करती हूँ कि वो सेशन चालू करें। थैंक यू आंचल, और सबको मेरा नमस्कार। जीआई एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसको मैं हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी ताकि कम से कम जो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आपको समझ में आए। जैसे आंचल ने कहा है, अगर बीच में आपको कोई दिक्कत हो कॉन्सेप्ट समझने में, अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप बता दीजिएगा। आंचल, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर योर हेल्प एज वेल। इफ एट सम पॉइंट आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था समझने के लिए, प्लीज आप मुझे रोक लीजिए और हम दोबारा उस चीज को तो मैं क्या दोहराएंगे। करूंगी, अपना हाथ रेज कर दूंगी, विच मीन्स दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू ठीक है, इंटरप्ट यू इन योर फ्लो। अगर आपको वो दिख जाएगा तो फिर आप मुझे पूछ लीजिएगा व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी रिपीट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें समझना, हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि जीआई चीज क्या है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है जीआई के बारे में। तो सबसे पहले दो तीन चीजें जीआई के बारे में मैं बताना चाहूंगी। पहली बात ये है कि अ, देखिए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जो है ना, इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो एक इंसान को दिया जाता है या एक कंपनी को दिया जाता है। इंडिविजुअल मोनोपोली होता है वो। पर जीआई डेफिनेशन में ही ऐसी चीज है जो एक पूरी कम्युनिटी को दिया जाता है, समूह के सब लोगों को दिया जाता है। जीआई मात्र ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही पहले से ही इस चीज का रिकग्निशन है कि उसके जो लोग जीआई के प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो कोई क्राफ्ट पर्सन हैं, चाहे वो आर्टिजन्स हैं, चाहे वो कृषक है जो कि कोई जैसे चावल, किसी तरह का चावल या किसी तरह की आम को उगा रहे हैं,
ये सब कुछ जीआई के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के लिए लागू है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए भी लागू है, फार्म प्रोडक्ट्स के लिए भी लागू है, मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस के लिए भी लागू है, बहुत सारी चीजों के लिए जीआई लागू है। तो उसमें यही उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक कम्युनिटी की जो प्रैक्टिस है, ज्योग्राफी कहाँ आती है, कम्युनिटी की प्रैक्टिस हो सकता है, दो चीजें हो सकते हैं, एक है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और एक है नेचुरल गुड्स। जो आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए ये माना जाता है कि जो निर्मित है, आपके हाथों से निर्मित कोई चीज है जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो उसमें ये माना जाता है कि जीआई उस चीज को दिया जाता है जो एक कम्युनिटी ने बहुत सालों से जो चीज बनाए जा रहे हैं, एक जगह की एक प्रोडक्ट है, उस जगह को उस प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। चाहे वो जैसे कच्ची शॉल हो, या फिर आपका कोई खिलौना हो, चन्नापटना जो साउथ इंडिया में है उसके वो वुडन खिलौने होते हैं, तो वो उस जगह से उस तरह की चीजें बहुत सालों से मिली जाती हैं मार्केट में, तो उस चीज को जीआई, उस चीज के लिए आप जीआई अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है जो जमीन से जो चीज की उत्पादना होती है, जैसे कि कोई फल जो एक जगह की क्लाइमेट के वजह से, उस जगह की मिट्टी के वजह से, वहां के पानी की वजह से, या फिर कभी कभी वहां की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, साड़ियों में जैसे जामदानी साड़ी जो बांग्लादेश में हुआ करते थे पहले जमाने में, तो बोलते थे कि एक जो नदी है, उस नदी का जो पानी है उससे कॉटन को जब ट्रीट करते थे तो उसका अलग क्वालिटी होती थी। या जैसे हमारे पोंडुरु खादी जो है, तो पोंडुरु के वहां पे जो पानी है, उस पानी में जो वलुगा मच्छी है, वलुगा मच्छी के मुंह का जो जौ है, उसके दांत से वो कॉटन को हाथ से ऐसे कोम करते हैं। तो ये सब चीजें भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो चीज बना रहे हैं उसमें सिर्फ आपकी कारीगरी या आपकी जो स्किल है, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है, आसपास की उस ज्योग्राफी की ऐसी क्या चीजें हैं, चाहे आप किसी जगह के कॉटन को यूज कर रहे हो, या किसी जगह के पेड़ के डाई को यूज कर रहे हो उसको कलर करने के लिए, या फिर किसी तरह के बैम्बू पेन लेके आप कलमकारी कर रहे हो, जिससे आप वो पेन को बना रहे हो वहां के पेड़ों से, या कोसा में आप एक तरह के सिल्क वर्म्स को यूज कर रहे हो धागे के लिए। तो वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं उस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की तरफ। सो क्यों वो प्रोडक्ट उस जगह का स्पेशल है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले समझना जरूरी है। तो वो अगर आप जिस प्रोडक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जिस चीज की आप प्रैक्टिशनर हो, ठीक है ना, तो उस चीज में वो खासियत है कि नहीं है, उससे ही आपको पता चलेगा कि वो जीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उचित प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है जो उस जगह से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि कोई भी उस क्लाइमेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उस सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो वहां पे रहते हैं, जो वो प्रैक्टिस करते हैं, बस आप और आप अकेले उस जगह में किसी व्यावसायिक कारण से, या आपके खानदान वहां पे रहते हैं इस वजह से आप वहां पे हो, और आप और आपकी फैमिली कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, आसपास के बाकी लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते, आसपास के बाकी लोग वो चीज बनाते नहीं है, तो वो जीआई के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सब लोग उस एरिया के, जैसे अजरकपुर के सब लोग अजरक बना रहे हैं या ऐसे कुछ अगर हो, तो ही जीआई आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज याद रखना जरूरी है, बहुत लोग सोचते हैं कि जीआई अप्लाई करने के लिए ये जरूरी होता है कि 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस से उस चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है उस जगह में। ऐसी बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप 500 साल से उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ऐसी बहुत चीजों के लिए जीआई अप्लाई कर सकते हो जो कि काफी रिसेंटली ही
हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तिरुपति लड्डू पे जीआई है, ठीक है ना। अब तिरुपति लड्डू क्या है? तिरुपति लड्डू है वो प्रसाद जो तिरुपति के मंदिर में मिलता है। अब तिरुपति मंदिर तो हिस्टोरिक नहीं है ना कि अच्छा 500 साल पहले वही लड्डू दिया जाता था और इस जगह का जमीन या उसके साथ कोई कनेक्शन है उस लड्डू का, ऐसा नहीं है। तिरुपति लड्डू ऐसी चीज है जो वहां के कम्युनिटी सारे मिलके एक साथ बनाते हैं, जो उस मंदिर के प्रसाद में दिया जाता है, उस पे भी जीआई है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आप अगर गोंद पेंटिंग देखो, तो गोंद पेंटिंग सबको पता है कि गोंद पेंटिंग एक, वो गोंद स्टाइल जो है ऐसा नहीं है कि गोंद जो कम्युनिटी है वो हमेशा वो पेंटिंग करते थे। जंगत श्याम ने शुरू किया था गोंद पेंटिंग, ठीक है ना। तो इतना पुराना कुछ है नहीं वो। पर ये सब चीजें भी क्योंकि वो कम्युनिटी जो है उस चीज को आज के डेट में प्रैक्टिस कर रही है, वो कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन है, तो उसके लिए भी आप जीआई अप्लाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि 500 साल 600 साल पुरानी चीज हो। फिर क्या होता है अगर, और ये पहले दिन किसी ने हमसे पूछा था तो ये मैं इसलिए दोबारा दोहराना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप उस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हो और आप उस जगह से कहीं और चले गए। तंजोर पेंटिंग की एग्जाम्पल दी गई थी पहले दिन कि अगर मैं तंजोर पेंटिंग बनाता हूँ, क्योंकि तंजोर पेंटिंग का स्टाइल सबको पता है, तंजोर पेंटिंग होता क्या है। मैं अगर तंजोर पेंटिंग बनाती हूँ और मैं अब तंजोर में नहीं रहती हूँ और आज के डेट में मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो क्या मैं अपने आर्ट को तंजोर पेंटिंग कह सकती हूँ? उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली ना है, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, जीआई जो है, वो उस जगह के साथ जुड़े थे। तो तंजौर पेंटिंग को जो जीआई मिला हुआ है हमारे जो बौद्धिक संपदा भवन से जो मिला हुआ है जीआई, वो आप चेन्नई में यूज नहीं कर सकते हो। तो वो आपकी पेंटिंग स्टाइल जरूर है तंजौर जैसे, पर आप उसको तंजौर पेंटिंग नहीं कह सकते हो जब आप चेन्नई में बैठ के उसको पेंट कर रहे हो। तो उस जगह में रहना भी जरूरी है उस जीआई को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जीआई होता क्या है, जैसे मैंने कहा आपको, जीआई का फायदा क्या है? सबसे पहली चीज है प्रामाणिकता। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि एक चीज ऑथेंटिक संगनेरी प्रिंट है कि नहीं है, या कोई शॉल ऑथेंटिक पश्मीना है कि नहीं है? वो प्रामाणिकता सबसे जरूरी है, जीआई से आती है। क्योंकि जीआई जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें आपको एक लोगो भी देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है जीआई ऑफिस में। और आपको ये कहना पड़ता है कि आगे से जाके मैं ये लोगो अपने प्रोडक्ट्स पे यूज करूंगा। और उस लोगो को देख के ही पता चलता है कि ये है ऑथेंटिक जीआई। उसमें आपके लेबल में आप लिख सकते हो ये जीआई नंबर है, ये ऑथेंटिक है। वो सर्टिफाई करेंगे। तो वो सर्टिफाइंग की वजह से आपका ये होता है कि ये प्रामाणिकता आपका रहता है उस प्रोडक्ट का। तो उस बेसिस पे आप लोगों को बोल सकते हो कि देखिए, अगर कोई आपको कह रहा है कि ये पश्मीना है, तो आप उसका प्रमाण पत्र मांगिए। क्या कोई लेबल लगा है उस प्रोडक्ट पे जिसमें कोई प्रमाण पत्र है, जिससे कोई नंबर, प्रमाण पत्र नंबर है, जिससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिक पश्मीना है? अब कोई खरीदार जाके थोड़ी ना एक बुल को लेके उसको समझ में थोड़ी ना आएगा कि वो पश्मीना ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है। और उसी से जेन्युइन और फेक प्रोडक्ट, जो कि उन दोनों में जो विभेदन है, वो पता चलता है, ठीक है ना। तो क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है, वो विभेदन पता चलता है। तो आप अगर प्रैक्टिशनर हो उस क्राफ्ट का, तो आपके लिए वो सुविधा होगी लोगों को बताना कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो आपके लिए वो फायदेमंद है। फायदेमंद क्या? आर्थिक विकास। अल्टीमेटली ये जरूरी है कि अगर 10 लोग जो सही चीज नहीं कर रहे हैं, उनमें और आप में अगर आप अंतर हाँ। बताना चाहते हो लोगों को, तो अंतर आप तभी बता पाओगे अगर आपके पास वो जीआई है। और उसके बेसिस पे, जीआई के बेसिस पे जो उचित मूल्य है उस चीज का, उस प्रोडक्ट का, वो उचित मूल्य आप मांग सकते हो। आप कह सकते हो कि देखिए, ये वाली जो उत्पाद है, ये क्योंकि ये जीआई है, तो इसमें ऑथेंटिक चीजें यूज किए जा रहे हैं और इस वजह से इसका मूल्य ये है। तो ये सारे फायदे हैं जीआई का। ये आपको समझना जरूरी है कि इसके फायदे क्या है, क्यों जीआई अप्लाई करना चाहिए। अब आप अगर जीआई अप्लाई कर रहे हो,
तो उसमें क्या क्या आपको एप्लीकेशन में डालना है, ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक लिस्ट मैंने बनाया है, जो आप, अगर वो लिस्ट मैं स्क्रीन पे रख रही हूँ, आप उसको देखिए और मैं आप एक एक करके could you please, yeah. तो ये दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा फुल स्क्रीन छोटा हो कर लें? गया है। या can you just reduce, can you reduce the size of my window and increase the size of this window? हाँ, we'll share the list on the group, no problem. Can you perhaps go full screen? Yeah, the Shweta? problem is when I'm going full screen, I'm losing this screen. All right, okay. That's what's happening. So then I'm unable to share. Let me see if I Right. can just, if I let me just try one thing. If I just go full screen here, can you see it full screen now? Not yet. No. Showing the Okay. same. Same thing. Yeah, I am unfortunately not able to share and then do it. So Can we share just the document in the messages? yeah, That that of course, वो हम बाद में share कर लेंगे, सबको वो circulate कर देंगे. That's not a problem because it's not a document, ना? It is essentially a slide. Yeah. I mean the slide itself. Yeah, that's what I mean. Yeah. That if we can share it and people can open that and see it from there. ठीक है. What I'm doing is I'm just sharing the text. आप एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं टेक्स्ट को शेयर कर लेती हूँ. Where is the... श्वेता श्री टेक्स्ट शेयर कर रही हैं कमेंट्स में, तो इंग्लिश में तो आ जाएगा. हम भी उसको ट्राई करते हैं कि ट्रांसलेट करके भी डाल दें, ताकि और श्वेता श्री भी समझा देंगी ये सारे पॉइंट्स. Okay, clearly I have managed to put on live captions. I need someone to shut it. I think you will have to shut it by shutting the double C button. Yeah. Okay. There you go. Thankfully, it has turned off. No, it hasn't. I literally just... It hadn't appeared for us, Anshul. It just appeared for Shwetashri. If it's appearing for you, you have probably switched it on yourself as well. Yeah, okay. Brilliant. Now I have turned it off. Now, how do I share the... here in the chat, I'll just share the list. Okay. Do you have the list now? हर किसी के पास मैसेज में आ गया है ये लिस्ट, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि जो जीआई आप अकेले अप्लाई नहीं कर सकते. जीआई अप्लाई करने के लिए एक एसोसिएशन होना चाहिए. बहुत जगह में हमने देखा है कि जो आर्टिजन्स है उनका अपना कोई ऐसे एसोसिएशन है नहीं. तो जीआई अप्लाई करने से पहले, चाहे ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर हो, ऐसा नहीं है कि उस एरिया के जितने भी आर्टिसंस है सबको एक एसोसिएशन बनाना जरूरी है, फिर आ जाएगा कि इसके साथ इसकी लड़ाई है, ये है वो है, वो सब मैटर नहीं करता है. अगर 10 लोग भी इकट्ठा होकर एक एसोसिएशन फॉर्म करे वो भी चलेगा, ठीक है ना? कम से कम कुछ प्रैक्टिशनर्स को रिप्रेजेंट करता है ऐसा कोई एसोसिएशन जरूरी है, ठीक है ना? तो वो एसोसिएशन आपको फाइल करना पड़ेगा, उस एसोसिएशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा और वो एसोसिएशन अप्लाई करेगी जीआई के लिए. अब मैंने जिन लोगों ने पहले दिन अटेंड किया था उनको ये पता होगा, मैंने ये कहा था कि जीआई में ना 2 तरह के लोग होते हैं. एक है जो एप्लीकेंट, जो जीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे हैं रजिस्टर्ड यूजर्स. तो दोनों में अंतर एक्चुअली कुछ नहीं है. मजेदार बात ये है कि दोनों में अंतर यही है कि जो एप्लीकेंट है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है और जो रजिस्टर्ड यूजर है वो एप्लीकेंट के काम का फायदा उठाते हैं. वो कैसे? एप्लीकेंट जो है, जो एसोसिएशन है, उनको पूरा एप्लीकेशन फाइल करना है, बकायदा सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, मैप डालना है, तस्वीरें देने हैं प्रोडक्ट्स के,
और सारे उसका जो प्रोसेस है बनाने का, वो सारी डिटेल्स डालने हैं, ये सारा काम करना है एप्लीकेंट को। एक बार एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव जैसे ही हो गया, तो बाकी जितने भी लोग वो चीज प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे लोग आके अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी यही सेम चीज करते हैं, हमें रजिस्टर्ड यूजर बना दो। तो रजिस्टर्ड यूजर का काम कम हो गया, एप्लीकेंट का काम ज्यादा है, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड यूजर्स जो है उसमें इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि एप्लीकेंट एसोसिएशन होना जरूरी है, जो मतलब आपको ये कहना है कि मैं जो एसोसिएशन हूं, मैं इस वाली जो प्रोडक्ट है इसके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबके बिहाफ पे ये उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के ये मैं फाइल कर रहा हूँ, ठीक है ना। पर जो रजिस्टर्ड यूजर्स है वो कह सकते हैं कि मैं इकलौता प्रैक्टिशनर हूं और ये जो अप्लाई किया गया है यही क्राफ्ट का मैं प्रैक्टिशनर हूं, तो मेरा नाम डाल दीजिए रजिस्टर्ड यूजर लिस्ट में। ये हुआ एप्लीकेशन। उस क्राफ्ट का नाम क्या है, वो नाम देना पड़ेगा जीआई का। उसके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे। उसका जो एरिया है जिसमें वो प्रोडक्शन किया जाता है, उस एरिया का एक मैप देना पड़ेगा। अब इसमें ना मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूं। बहुत बार होता है रियलिटी में कि माइग्रेशन एक रियलिटी है हमारे देश में, ठीक है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं किसी वजह से। तो ये हो सकता है कि दो गांव आसपास के थे जिसके लोग वो क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते थे एक जमाने में, और फिर एक गांव के कुछ लोग कहीं और प्रवास में जाके रहने लगे, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि ये सही है कि मैं ये दो गांव और वो दूसरे प्रवास के जो लोग हैं उनका जो गांव है वो तीनों जगह मैं मैप पे दिखा दूं कि इनके प्रैक्टिशनर्स कहाँ पे रहते हैं। पर पता है क्या होगा, आपका जीआई का एप्लीकेशन जब एग्जामिन होगा, ठीक है, और उसको लेके जब ऑब्जेक्शंस लेके आएंगे जो जीआई का ऑफिस है, तो वो क्या करेंगे, वो परीक्षा करने के बाद वो बताएंगे आपको कि आपको जीआई नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप तो एक ज्योग्राफिकल एरिया में हो ही नहीं। अगर इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे और वहां पे रहते हैं, तो ये जीआई बना ही नहीं, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। तो आप जो मैप बना रहे हो, चाहे कुछ लोग दूसरी जगह पे क्यों ना रहे, आप जब मैप बना रहे हो आप ये फोकस करो कि या तो उन सब का एरिया कवर करके एक पूरा एरिया आप मार्क कर रहे हो मैप में, या फिर आप एक छोटा एरिया को मार्क करो। बट जो भी आप कवरेज दिखा रहे हो ना, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया का कवरेज दिखा रहे हो, वो पूरा एरिया इंटरकनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। मैप में अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। ये चीज ये एक अंदर की बात है, ये चीज मैं आपको पहले से वार्न करूं। सिर्फ और सिर्फ इस गलती के वजह से बहुत सारे जीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। किसी ने बीच में हाथ उठाया था, सुरेश वानकर जी, शायद आपने हाथ उठाया था। वो अच्छा, तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन आया है कि कैन बिजनेसेस अप्लाई फॉर जीआई, या जहाँ लाइक पे एसोसिएशन नहीं है तो वो कैसे, एक एसोसिएशन फॉर्म करना पड़ता है? इज इट अ एंटिटी दैट हैज टू अप्लाई? व्हाट यू मीन एंटिटी? I mean, say it's a registered entity or like, you know, somebody with a bank account, like नो ये नो, अ association and बिजनेस किसके और group? बिजनेस और अ नॉन आर्टिजन ग्रुप कैन नॉट अप्लाई, Okay. दैट इज वेरी क्लियर। और रजिस्टर्ड यूजर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से एक मिनट, आप रजिस्टर्ड यूजर का बाद में आएंगे, पहले हमारा जरूरी है प्रोसेस हम समझे, उसके बाद हम रजिस्टर्ड यूजर तक आएंगे। हाँ जी, तानजीब चिकनकारी हैज रेज्ड अ हैंड, बताइए। Ma'am, good evening. I'm listening to you very carefully. Just a question over here. जब आप geographical area बोल रहे हैं, तो is there a kilometer like जैसे हम चिकनकारी का काम करते हैं वो लखनऊ में होता है, पर सिर्फ लखनऊ में नहीं होता, लखनऊ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गांव में भी होता है। तो वो हम क्या रेडियस उसको मानते हैं कि उसके अंदर इस चीज को कवर कर सकते हैं? मतलब आई उससे मैटर नहीं अंडरस्टैंड करता है, उससे वो मैटर नहीं मैटर। करता है, क्योंकि देखिए आज के डेट पे जो सिटीज के बाउंड्रीज है दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम, ठीक है ना। तो राइट। आज अगर हम दिल्ली का ही देखें,
तो मानो 100 साल पहले जो दिल्ली थी, 50 साल पहले जो दिल्ली थी और आज के डेट में जो नेशनल कैपिटल रीजन जिसको माना जाता है, उसमें बहुत बदलाव आई है ना। तो इतना तो माना जाता है कि आसपास के एरिया आप कवर कर सकते हो, मानो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वो बात नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट whether you're calling it Lucknow and whether it is the modern city of Lucknow, वो बात नहीं। बात ये है कि is there a connection in your map or are there two separate locations? अगर दोनों लोकेशन के बीच में कनेक्शन है, ये एक कॉमन मैप आप ड्रॉ कर रहे हो, एक कॉमन एरिया जो कि लखनऊ शहर से भी बड़ा हो, वो चलेगा। पर अगर आप लखनऊ ड्रॉ कर रहे हो और साथ साथ में आप एक छोटा सा गांव जो कि कश्मीर में है उसको ड्रॉ कर रहे हो और बोल रहे हो उसमें चिकनकारी आर्टिजन्स है, इट विल बी रिजेक्टेड। Understood. Right. Thank you. Thank you for clarifying. नो प्रॉब्लम। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ आप सबको, मतलब वी सेगवे टू दैट वेरी नाइसली। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ मैप का, ठीक है। ये आप मैप अगर देखें मेरी स्क्रीन पे, ये है सूरत सदेली क्राफ्ट का, ठीक है ना। तो सूरत सदेली क्राफ्ट है ये, जो कि मतलब मेरे लिए ये बिदरी जैसे सिमिलर लगता है, इस तरह का मैंने पहले ये देखा नहीं था, इसका जीआई सर्टिफिकेट देखने से पहले। तो ये जो सूरत सदेली क्राफ्ट जो है, इस तरह का ये बारीक काम करते हैं, वो वुडन बॉक्सेस के ऊपर या फिर पेन स्टैंड वगैरह के ऊपर इस तरह का इनले वर्क करते हैं। तो उसका जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन मार्क किया हुआ है, तो इंडिया मैप पे उन्होंने बेसिकली पूरा सूरत मार्क करके रखा है, ठीक है ना। अब रियलिटी ये है कि पूरे सूरत में तो सदेली क्राफ्ट के प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे, पर उन्होंने फॉर सेफ्टी पूरी जगह को ही मार्क कर दिया है। सो दैट इज फाइन, दैट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये नाम सूरत सदेली क्राफ्ट है, देयरफॉर आपने पूरा सूरत मार्क कर लिया तो ये चलेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया, जैसे अगर हम कह रहे हैं तिरुपति लड्डू, तो उसमें आप पूरा तमिलनाडु नहीं मार्क कर सकते, ठीक है ना। अगर हम दार्जिलिंग टी बोल रहे हैं, तो दार्जिलिंग टी के लिए आप जो माउंटेन है ही नहीं, आप वेस्ट बंगाल में जो प्लेन्स है जैसे कैलकाटा है, तो दार्जिलिंग टी के लिए आप नहीं कह सकते हो कि कैलकाटा में दार्जिलिंग टी इज बीइंग ग्रोन, ठीक है ना। तो वो जो एरिया जिस नाम से आप अपने क्राफ्ट को बोल रहे हो, कम से कम उस नाम का ध्यान रखो और उस नाम का जो एरिया है और उसके आसपास के जो एरिया है उसी को मार्क किया करो अपने मैप में, ठीक है ना। तो ये हुई मैप की बात। फिर हम आते हैं बाकी क्राइटेरिया पे। तो आपका जैसे मैंने कहा फोटोग्राफ्स देना पड़ता है। अब फोटोग्राफ्स में क्या है कि आपको उस क्राफ्ट को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बनता है, उसका स्टेप बाय स्टेप फोटो देना चाहिए, ठीक है। जैसे वीविंग अगर कुछ हो रही है तो वो वीविंग का प्रोसेस कैसे है, कैसे बन रहा है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। यार्न से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक क्या क्या स्टेप्स है, वो सारी चीजों के फोटोग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। अगर आप एम्ब्रॉयडरी, जैसे आप चिकनकारी की बात एग्जांपल दे रहे हैं, तो चिकनकारी के किस किस तरह के एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी में इंक्लूडेड है। तो अगर आपके 10 स्टिचेस है या 20 स्टिचेस है, तो हर एक स्टिच का एग्जांपल और फोटोग्राफ वो देना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो उस प्रैक्टिस के जो इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है ना, वो जो चीज आप बना रहे हो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है और किस किस तरह की चीजें बनाने से उसको, मतलब किस किस तरह की चीजों को देखने से आपको पता चलेगा कि वो वही क्राफ्ट है। वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो चरित्र है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा काफी डिटेल में, ठीक है। विशेषता क्या है उसकी, उस क्राफ्ट की क्या विशेषता है, वो सारी चीजें आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, वो शिल्प, पहले शिल्पी कौन थे, वो कहाँ से आए, कैसे वहां पे उस क्राफ्ट की शुरुआत उस जगह पे क्यों हुई, उस जगह की क्या खासियत थी जिस वजह से वहां के लोग वो चीज करने लगे। ये थोड़े बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ज्यादातर क्राफ्ट वगैरह के बारे में कहीं ना कोई बुक या रिसर्च पेपर आपको मिल ही जाएगा। तो वो रिसर्च पेपर जो है उसके जो डिटेल्स है थोड़ा सा आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा, साइटेशन जैसे हम ऐसे लिखते हैं कॉलेज वगैरह में,
उस तरह के आपको थोड़े से रेफरेंसेस देके, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देके आपको उस क्राफ्ट के बारे में कि अच्छा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस किताब में भी यही लिखा है या सो एंड सो आर्टिकल में भी यही लिखा है, लोग यही जानते हैं, उस तरह के थोड़े से डिटेल्स आपको पुराने जो ऐतिहासिक जो सोर्सेज है उनसे लेके डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो रॉ मटेरियल्स है, उसके क्या रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल के साथ कोई लिंकेज है क्या, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग जैसे जैसे मैं कह रही थी कि जैसे आप मानो कोई नेचुरल डाइड प्रोडक्ट, तो उसमें आप कह सकते हो कि यहाँ के जो लोकल पेड़ है उसमें, जैसे कोटपाड, आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो कोटपाड से हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो आउल का जो पेड़ है, औल के पेड़ से मद्दर लिया जाता है या कुछ, तो आप लोकल एरिया से क्या क्या सोर्स करते हो, उसके डाइज या उसके कोई इम्प्लीमेंट्स जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो आप लिखो। ऐसा अगर कुछ है नहीं तो कहो, कोई बात नहीं, तो वो जरूरी नहीं है कि कोई ज्योग्राफिकल चीजें आप यूज कर रहे हो सकता है जैसे मैंने कहा कोई पेंटिंग फॉर्म है, जैसे आप मिथिला पेंटिंग बोल रहे हो या ऐसे कुछ बोल रहे हो, तो मिथिला पेंटिंग में आज के डेट में सब पोस्टर कलर्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नेचुरल कलर्स आर बीइंग यूज्ड, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हो कि ये कम्युनिटी यहाँ रहती है और ये कम्युनिटी इस आर्ट को प्रैक्टिस करती है और इस वजह से इस एरिया में है, ये जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई नेचुरल क्वालिटीज उसको दो। श्रवण पासवान जी, आपका कोई क्वेश्चन था? जी मैम, बताएं। जैसे अभी आपने बताया जो मतलब मिथिला पेंटिंग में पोस्टर कलर लोग यूज करते हैं, एक्चुअली मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, जो मैं नेचुरल कलर खुद से बनाता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे को तो नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात है, जो पोस्टल कलर जो मिथिला पेंटिंग में होता ही नहीं है। होते हैं श्रवण जी, आज के डेट में मिथिला पेंटिंग में बहुत सारे लोग जो कि वहीं पे लोकली है पोस्टर कलर यूज करते हैं। आप इंडिविजुअली क्या करते हैं? अगेन मैंने कहा जीआई एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं है, जीआई जी। एक कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जी, आप जी। अगर काफी सारी वीविंग के जो जीआईज है अगर आपको देखो तो उसमें हालांकि हम जानते हैं कि वो ओरिजिनल जो फाइबर है उसका कॉटन होना चाहिए, पर जी, जी। उसमें आज के डेट में पॉलिएस्टर और आर्ट सिल्क भी यूज किया जाता है, तो वो लिखते हैं कि इसमें कुछ कुछ वैरायटीज में हम आर्ट सिल्क और पॉलिएस्टर भी यूज करते हैं। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस हो रहा है मार्केट में, जो सच्चाई है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर नेचुरल कलर्स और पोस्टर कलर्स दोनों यूज होते हैं तो वो आप लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जीआई एप्लीकेशन जो है, ठीक है जी। ना, आप हो सकता है नेचुरल कलर यूज करते हो, पर ये जरूरी नहीं है कि मिथिला पेंटिंग बनने के लिए नेचुरल कलर ही सिर्फ यूज किया जाए, ठीक है। सो क्या तो सिमिलरली मैं उसको मैं दर्शा सकता हूँ उस पे? हेलो। ये जरूरी नहीं है श्रवण जी। अच्छा, मैं ठीक, आपको ओके ये मैम, कह थैंक रही हूँ मैं आपको ये कह रही हूँ कि जीआई एप्लीकेशन के लिए ये आपको देखिए, हम क्या करें, हम आपके हर एक जो इस कॉल पे हैं आज के डेट पे कोई ना कोई क्राफ्ट के प्रैक्टिशनर्स है, जी, जी। और हर प्रैक्टिशनर दूसरे प्रैक्टिशनर के साथ उनका कुछ अंतर होगा, ठीक है, उसमें जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स जो माने जाएंगे जीआई एप्लीकेशन में, वो पूरी कम्युनिटी को लेके चलने वाली बात हो रही है यहाँ। तो जी, अगर उस कम्युनिटी में, ठीक है ना, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रही थी, मैं ये बात कह रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ कुछ क्राफ्ट्स है जो कि पॉसिबली नहीं होंगे अगर उस एरिया का क्राफ्ट हो या प्रोडक्ट हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसी तरह के, मानो आप रत्नागिरी आम, ठीक है, अब रत्नागिरी आम महाराष्ट्र के कुछ कुछ जगहों में ही, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। वो जी। अगर आप वो आम अगर आप बिहार में हो रहा है तो वो लंगड़ा होगा या कुछ और होगा, ठीक है, वो रत्नागिरी नहीं होगी वो आम, नहीं होगा। ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट में ये बहुत आसान है कि दार्जिलिंग टी आप असम में ग्रो करके उसको दार्जिलिंग टी नहीं कह सकते, ठीक है ना। ठीक है। पर जो क्राफ्ट है नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये है वेरी क्लियर कि उस एरिया और उस सॉइल और उस क्लाइमेट के वजह से ही उसको वो नाम दिया जाता है। और वो जो चीज वहां पे ब्लैक राइस हो रही है आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो वो अलग चीज है, वहां की मिट्टी और वहां के क्लाइमेट की वजह से उसका टेस्ट अलग हो जाता है, ठीक है ना। पर जी मैम।
क्या कोई मिथिला पेंटिंग बना सकता है पोस्टर कलर में? आंसर इज हाँ। ये जरूरी नहीं है। आप बनाते हो ओरिजिनल मेथड में, आप बनाते हो नेचुरल डाइज में, वंडरफुल, बट मिथिला पेंटिंग पोस्टर कलर में भी बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पोस्टर कलर यूज किया या व्हाटएवर कमर्शियल डाइज, कमर्शियल कलर्स यूज किया, तो वो पेंटिंग मिथिला पेंटिंग से कुछ और बन गया। ठीक है, आप नेचुरल प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का ये अंतर आप समझ रहे हो? ठीक है ना? जी समझ गए। तो डिफरेंस क्या होगा? जैसे कोई क्राफ्ट की बात करते हैं, अगर कोई क्राफ्ट को मशीन में बना रहा है वर्सेस हाथ में बना रहे हैं, उसमें आप कह सकते हो कि अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको आप उस क्राफ्ट के नाम से नहीं बुला सकते। पिछली बार हम बिद्री वर्क की बात कर रहे थे कि वो बिद्री का जो हैंड इनले होता है उसके जगह अगर कोई कुछ और कर रहा है तो उसको हम बिद्री नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? तो उसमें आप कह सकते हो कि कोई अगर जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहा है तो उसको आप ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं कह सकते हो। वो अंतर है अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी और चीज का। और अगर इस तरह से अगर आप पेंट वगैरह में कुछ और चीजें यूज करें तो वो अलाउड है जीआई में। ठीक है, विनय कुमार, रुचि कुमारी एंड मीता, इन दैट ऑर्डर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम रुचि है और हम पटना से हैं। मैम लगभग 6-7 साल से टिकुली पेंटिंग यहाँ पटना में होता है मैम, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल था, जैसे श्रवण सर ने बताया कि नेचुरल कलर हो, पोस्टर कलर हो, तो हम लोग जो पेंटिंग करते हैं तो वो इनामल पेंट से होता है। बहुत कम मात्रा में लगता है लेकिन वो पेंट इनामल होता है। तो क्या हम लोग जब जीआई के लिए एप्लीकेशन जब डालेंगे तो क्या हम लोग ये डाल सकते हैं कि हम लोग ये पेंटिंग मतलब इस पेंट से करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज आप यूज करते हो उसी के बारे में आपको लिखना है। अगर ये जरूरी, कभी कभी ना लोग सोचते हैं कि वो हर इंग्रेडिएंट उस चीज का उसी एरिया से आना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि क्योंकि ये एरिया से इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा है तो हम जीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस क्राफ्ट पे फोकस है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसका हर इंग्रेडिएंट उसी एरिया से आए। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ, तो प्रेम जी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेम जी जो है वो आगरा से हैं और उनके सब कारीगर फिरोजाबाद में काम करते हैं जो ग्लास इंडस्ट्री है। तो क्या वो जीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अब सिंपल बात है, मैंने क्या कहा, जीआई का नाम क्या है? जीआई आगरा बैंगल तो नहीं है ना, जीआई तो फिरोजाबाद बैंगल के लिए आप अप्लाई करोगे ना, फिरोजाबादी चूड़ी। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि नाम क्या है आपके जीआई का। तो अगर आप फिरोजाबाद बैंगल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिरोजाबाद की बैंगल है, आप चाहे जहां भी हो, आपके एड्रेस से वो नहीं हो सकता है। जो लोग उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं जहां पे वो बनाते हैं, उनका एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा और उस एसोसिएशन की तरफ से, उस जगह की तरफ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो सकता है आप उस चीज को फंडिंग कर रहे हो, पर आपके लोकेशन से कोई मतलब नहीं, ये जरूरी है। विनय कुमार जी, आपका कुछ क्वेश्चन? हाँ जी, प्रेम जी बोलिए। तो मैं जीआई के लिए मैं कैसे एसोसिएट कर सकता हूँ वहां से, फिरोजाबाद से? नहीं, वो एसोसिएशन एक बनाना पड़ेगा ना, एक संगठन बनाना पड़ेगा। जो लोग फिरोजाबाद में बैंगल बनाते हैं, हाँ। बैंगल का नाम क्या है? फिरोजाबाद बैंगल, हाँ, फिरोजाबाद ग्लास चूड़ी, बैंगल्स। हाँ नाम जी, क्या है? ग्लास बैंगल। नहीं, नो। सिर्फ ग्लास बैंगल नहीं, सिर्फ ग्लास बैंगल तो नहीं हो सकता है ना। ओके। ग्लास बैंगल होता, देखिए प्रेम जी आप समझिए, और ये सबके लिए ये जरूरी है समझना। अगर जी मैं बोलूं सूती साड़ी या जी कांच की चूड़ी, जी जी, उससे कोई करेक्ट। एक जगह, उससे एक जगह नहीं, एक जगह का नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ओके, कांच की फाइन। चूड़ी जो है वो 10, 20, 50 जगहों में बन सकती है। तो आप जीआई के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो क्या है, जीआई का पूरा मतलब अर्थ क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो 100। वो ज्योग्राफी जरूरी है, और ज्योग्राफी क्या है? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद ग्लास बैंगल या ओके। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ी जरूरी है, ताकि अगर कोई साउथ इंडिया में कांच की चूड़ी बना रहे हैं तो वो भी इक्वली एंटाइटल्ड हो। तो अगर हम कह रहे हैं कश्मीर पश्मीना, दार्जिलिंग टी,
ठीक है, और ठीक है। ठीक है ना, पोंडुरु खादी, Fine. तो ये सारी चीजें जो है जगह के साथ कनेक्टेड है, तो वो जगह बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ही आप फिरोजाबादी कांच की चूड़ी बोले तो उसका जवाब आपको खुद ही मिल गया कि फिरोजाबादी कांच की चूड़ी आगरा से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, फिरोजाबाद से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो प्रैक्टिशनर्स है उनको इकट्ठा होके एक संगठन बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो संगठन एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, रजिस्टर्ड वो, चाहे ओके। एमओयू बना के कागज में इकट्ठा एक संगठन का नाम देके वो अप्लाई करे, वो भी चलेगा। ठीक है ना, एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करके हम संगठन बना सकते हैं, ऐसी तो कोई मैम बात। उसके लिए मुझे कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी या कैसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो सब तो करना ही पड़ेगा, बट देखिए Fine. आपके स्पेसिफिक क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो हम आज के पूरे सेशन में नहीं डिस्कस कर सकते। उसके लिए आप बाद में क्रिएटिव डिग्निटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे पेपर वर्क को लेके। वही हमारा उद्देश्य है कि आज Okay. के ये जो सेशन है, इसके बाद आपके इंडिविजुअल जो भी प्रश्न है वो आप क्रिएटिव डिग्निटी से पूछ सकते हैं, और वो Okay. मदद करेंगे आपको, हम मदद करेंगे, ताकि एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है ना, ओके मैम, थैंक यू तो मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी हम सिर्फ प्रोसेस के बारे में ब्रॉडली आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते, इस बारे में बात करेंगे। फाइन फाइन, थैंक यू। हाँ जी, विनय जी आपका कुछ क्वेश्चन था? Hello. Yeah. Hello, ma'am. Am I audible? यस यू आर, गो अहेड। Yeah. Basically, I am from serial painting from Telangana state. या So we have a GI registered in 2009. So like we have a society now. But now recently what's happening, like if any third party, like someone beginner has came and he designed some new things with the some other artisans. sorry, you're not very clear. Can we please Hello? do something about clarity? Yeah. One second. Okay, Vinay, you're talking about third parties misusing your GI. I'm going to come to that in a bit. Let me Yeah. finish Now the is it clear? Now? process of discussing. Yeah, I want to finish the process of discussing how to get a GI first. अच्छा अच्छा उसके बाद हम उस GI को कैसे एनफोर्स कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, okay so just bear with me for a little. okay okay ma'am Okay. okay So again, going back to the GI application, अगर फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या, तो अभी वाला जो हिस्सा है मेरे प्रेजेंटेशन का वो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने GI अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो और फाइनल चीज जो मैंने अभी तक जो कुछ आपको बताया था उसके साथ साथ फाइनल चीज ये है कि आपको आपका जो चीज है वो यूनिक कहाँ, क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो उसका क्या रेप्यूटेशन है, टर्नओवर क्या है, टोटल एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन के आपको उस एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आप GI अप्लाई करेंगे, मैंने आपको दिखाया मैप कैसे फाइल करते हैं, प्रोडक्ट का इमेज कैसे होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ GI जब रजिस्टर होता है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे दिखता है। ये रहा आपका, मानिक चंद जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये रहा आपका GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पहला वाला जो इमेज है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ दूसरा वाला जो इमेज है पेज 2 वो है मैप, एरिया का मैप। और तीसरा आपको दिख रहा है, ये तीसरा है लोगो, कच्छ अजरक। तो ये लोगो है जो मैंने आपको बोला ना प्रमाण पत्र, ये लोगो रहेगा जितने भी ऑथेंटिक GI प्रैक्टिशनर्स है जो कच्ची अजरक प्रैक्टिस करते हैं उनको ये लोगो, मतलब उनके प्रोडक्ट पे ये लोगो देखने से लोगों को पता चलेगा कि ये GI प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो 3 चीजें आपको मिलेंगे GI रजिस्ट्रेशन के बाद। और एक चीज मैं आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ वो ये है कि ऑथराइज यूजर, मैंने जो आपको बताया था कि ऑथराइज यूजर, मैं अब फॉर्म यहाँ पे देने का फायदा नहीं है, स्क्रीन पे बहुत ही छोटा लगेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं ऑथराइज यूजर अप्लाई करने के लिए। ऑथराइज यूजर अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो लिखना पड़ेगा कि आपका नाम पता क्या है नहीं है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ये GI है जो आप भी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपको
एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा जो ओरिजिनल जीआई होल्डर है उनके तरफ से कि हाँ आप भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिकल बात ये है कि काफी इंस्टेंसेस होते हैं जैसे जो हमने देखा भी है जिसमें ऑथराइज यूजर जो अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ जो ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन जिसको मिला है उनकी बनती नहीं है और वो एनओसी देने से इनकार कर देते हैं। अगर वो एनओसी देने से इनकार कर देंगे तो आप डायरेक्टली जो बौद्धिक संपदा भवन है वहां पे आप चिट्ठी भेज सकते हो किसी वकील के थ्रू कि हम इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं और वो हमें एनओसी नहीं दे रहा है और मैं सारे प्रूफ दे सकता हूँ दिखाने के लिए कि मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ और उस बेसिस पे मुझे रजिस्टर्ड यूजर का दर्जा दिया जाए। जो रजिस्टर्ड यूजर है वो भी एप्लीकेंट जैसे सेम पोजीशन में वो भी अपना लोगो लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम मीता के क्वेश्चन पे। मीता आपका कुछ क्वेश्चन था जो आप पूछना चाहते थे उस टाइम पे, आपने हाथ यस यस, टू डिफरेंट थिंग्स। एक हाँ। तो सब लोग भक्ति ने मैसेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, तो किसी को भी बाद में कुछ सवाल पूछने हो, क्रिएटिव डिग्निटी के और कोई प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इसी मीटिंग के नोट्स में है, वो मैसेजेस में है। एंड श्वेतश्री, मेरे को आपसे पूछना था कि So from what I understand, you said businesses नहीं ले सकती हैं GI, सिर्फ जो बनाने वाले हैं वो ले सकते हैं। Am I right? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं मधुबनी जिले में ही रहती हूँ, मैं ट्रेडिशनल पेंटर नहीं हूँ, then can I also be part of the GI group? नहीं, सो जो प्रैक्टिशनर्स है ट्रेडिशनल वो ही इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और मीता मैं एक इसमें डिफरेंस मैं बताऊंगी। बहुत सारी जीआईज हैं जो कि गवर्नमेंट के जो जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया है, जो लोकल स्टेट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैंडलूम डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया है। मध्य प्रदेश के कुछ जीआईज है जो कि ट्राइबल क्राफ्ट्स की जीआईज हैं, ठीक है ना, जो कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने अप्लाई किया है। अब सच कहा जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए बिकॉज वो प्रैक्टिशनर्स का एसोसिएशन है नहीं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बट वो क्या करते हैं कि एनओसी फाइल करते हैं, सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सब पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और उस बेसिस पे वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन के फाइल कर रहे हैं प्रैक्टिशनर्स के बिहाफ पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नहीं Misha ji, as I've said it earlier, I repeat, businesses cannot apply for GI on behalf of artists. Absolutely no. So the point is, artist चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑथराइज करे या फिर अपना, जैसे मैंने कहा एसोसिएशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एसोसिएशन का क्या मतलब है, आप एक एमओयू बना लो कि 10 आर्टिस्ट हम लोग मिलके हम ये संस्था बना रहे हैं, हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये इंसान जो भी उनका नाम है, उनका नाम XYZ जो भी हो, वो इंसान चाहे जो अप्लाई कर रहे हैं उनको इस बारे में थोड़ी जानकारी हो, वो लॉयर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा किसी को आप चुनिए जो आपका प्रतिनिधि बन के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो उस क्राफ्ट में जिनका इंटरेस्ट है, जिनका स्टेक है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ही अप्लाई करे। और उसके बाद आप चाहे कोई इंडिविजुअल या बिजनेस उनको हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। पर अगर आप सिर्फ उसका ट्रेडर हो या सेलर हो, आप जीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं। आई वांट टू कम बैक टू विनय's क्वेश्चंस। उससे पहले मैं पूछ लूंगी मानिक चांद जी आपका क्या क्वेश्चन है और उसके बाद रेणुका जी। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है कि सोहराय आर्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, हाँ तो जी। उस हमको अपना नेचुरल कलर के बारे में जीआई टैग मिलेगा कि? मतलब नहीं समझी। हम बोल रहे हैं कि सोहराय आर्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मेरा पर्सनल जीआई टैग लेना हो तो किस तरह लेना हो? आप पर्सनली तो जीआई टैग नहीं ले सकते हो ना, आप सौरा आर्टिस्ट हैं। जी।
तो आपको फिर रजिस्टर्ड यूजर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। अच्छा अगर ठीक है ना, उस चीज के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको एनओसी लेना है। सौरा आर्ट का जीआई रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ले रखा है उनसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनओसी के लिए। अगर वो एनओसी नहीं देते हैं तो भी आपको डायरेक्टली एक तरीका है गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई करके बोलना कि मुझे रजिस्टर्ड यूजर का दर्जा दे दो और मेरा नाम भी उस लिस्ट में डाल दो सौरा प्रैक्टिशनर का। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हाँ जी, रेणुका जी। Yeah, श्वेता जी, I had just a small clarification. आप कह रहे थे ना कि बहुत सारे टेक्सटाइल GIs में government has filed the application as a representative. Many of these, I heard that the GI court has given them an interim kind of a period of time by which they have to hand it over to the artisan practitioners. No, this is made up. No, there's Okay. no such thing. Okay. No So such thing. they A still regis- hold the GI. There is no such thing called a GI court, and there is no such thing called an interim protection. A अच्छा, registration ये is a interim period के लिए नहीं है. They नहीं, can ऐसा कुछ be नहीं। the representative for long periods. They will be the representative until Yeah. the GI exists. Okay. Okay. Yeah, that's it. Thank Yeah. you. No problem. But new people can join in and be part of this, get representation for this same craft, right, Shweta? Yeah. No. The question is about the applicant. So Yes. Renuka ji's question is, if the government is an applicant, does that mean that the government has to hand over the Yes. registration to a representative body of the craftspeople? The answer is no. जो भी registrant है वो registrant रहेगा। अगर वो registrant खुद हैंड ओवर करना चाहे टू अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, फिर वो उसको असाइन करेंगे या नेम चेंज होगा वहां पे। ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज एन इंटरिम प्रोटेक्शन। हाँ जी, वनकार विश्राम बाल जी, श्याम जी। हाँ नमस्ते, मैं श्याम जी भाई कच्छ भुज हाँ से। जी श्याम जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो बुनाई के लिए तो जीआई कच्छ शॉल या धाबला को मिला हुआ है जी। लेकिन अगर कोई प्रोसेस हो डाइंग का, उस प्रोसेस को जीआई मिल सकता है? मेरा क्वेश्चन ऐसा था। नहीं, जो प्रोसेस को खास जीआई करके नहीं वो मिल उसी सकता है एरिया के क्योंकि आसपास ही होती हो। नहीं, सो क्या है, जीआई ना एक प्रोडक्ट को मिलता है। सो ओके, आप अगर कोई स्पेशल प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि जो अगर कोई और नहीं यूज कर रहा है तो उसके लिए पैटेंट का अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो देखना पड़ेगा। पर अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है प्रोसेस, पर जीआई के लिए ये जरूरी है कि एक प्रोडक्ट हो। तो अगर आप कच्ची शॉल का ही प्रोसेस है तो उसके लिए अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नहीं, जैसे मेरा एग्जांपल है कि जैसे कच्ची शॉल जो बना रहे हैं हम, जो देसी वूल का शॉल है वो वहां पे कुछ जगहों में कच्छ में एक प्याज आता है, जंगली प्याज हम बोल रहे हैं, उस प्याज से प्रोसेस होके फिर वो शॉल बन रहा है जो मॉथ्स प्रोटेक्शन उस फैब्रिक या उस शॉल को मिल रहा है। तो उस प्रोसेस से जो सॉरी, आपका लाइन थोड़ा खराब है। हाँ मैं बीच वापस में आपको आपका एक बार जो कह रहे थे ना। रिपीट करता हूँ हाँ कि श्याम जैसे जी, कोई आप बोल रहे हो एक प्रोसेस है जिससे मतलब उस फैब्रिक को एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, जैसे प्रोटेक्शन, मॉथ राइट प्रोटेक्शन। राइट पर अल्टीमेट प्रोडक्ट तो कच्ची शॉल ही हुई ना, राइट, सही है। अल्टीमेटली, राइट। तो आपको राइट, जीआई रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए ओके नहीं। आप ओके जीआई जब अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है उसको लिखा जा रहा है। तो इसलिए राइट, मैं वही मधुबनी पेंटिंग के एग्जाम्पल में जो मैं कह रही थी वो इस एग्जाम्पल में भी यही कहूंगी कि कुछ ओके शॉल्स इस तरह से यूज होते हैं, इस तरह से बन रहे हैं, कुछ देसी ऊन में बन रहे हैं, कुछ कमर्शियल ऊन में बन रहे हैं, कुछ ऐसे आनियन से ट्रीटेड है, कुछ नहीं ट्रीटेड है। ठीक है ना? अब हम जो चिकनकारी का एग्जांपल दे रहे थे उसमें कि कुछ में ये बूटी है, उस कुछ में ये स्टिच है, कुछ में कुछ और स्टिच है, पर आखिर में वो सब कुछ चिकनकारी ही बना। तो जो सारे वेरिएशंस है उस प्रोडक्ट के, प्रोसेस वेरिएशंस और प्रोडक्ट वेरिएशंस, कच्ची शॉल के अम्ब्रेला टर्म के नीचे जितने भी वेरिएशंस है वो सारे कुछ इस एप्लीकेशन में होना चाहिए।
आइडियली, ओके। बट तो आखिर में हमें प्रोडक्ट ऐसा एक क्या ही है, प्रोटेक्ट मिल वो सकता है, प्रोडक्ट हमें ऐसा क्या वो प्रोटेक्ट मिल सकता है वो कि श्याम इस जी वो प्रोसेस से अलग बना से हुआ चीज है? पर्सनली ओके हमें ओके, डिस्कस करना पड़ेगा ठीक है आपके ठीक है स्पेसिफिक ठीक एग्जांपल का, है, ठीक ओके है? ओके, हाँ थैंक यू जी, थैंक हाँ जी। प्रीति दास जी, आपका हाथ उठा हुआ है। मीशा जी, मैम, क्विक आंसर टू द क्वेश्चन। दास या सॉरी सॉरी, जी, मैं कीजिए, गो ऑन। मधुबनी आर्टिस्ट हूँ। मैं बिहार की हूँ, लेकिन मैं भोपाल में रह के अपना काम करती हूँ और इंडिविजुअल करती हूँ। कुछ 2-3 वर्कर हैं मेरे साथ, जैसे कभी कोई बड़ा काम आया या ऑर्डर आया, तो मैं ऐसे मतलब थोड़े छोटे स्तर पे अपना अपना खुद का काम है, तो मैं इसको कैसे जीआई में मतलब कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि काम तो मेरा मधुबनी पेंटिंग है, बिहार का है, पर मैं रहती भोपाल में हूँ। अनफॉर्चुनेटली प्रीति जी, आप कवर्ड नहीं हो जीआई के स्कोप में। आप अगर दूसरी लोकेशन में आप कर रहे हो इंडिविजुअली, आप नहीं कवर्ड हो। सिर्फ वहाँ लोकल आर्टिस्ट जो वहां पे रहते हैं, जो जो एरिया कवर्ड है उस रजिस्ट्रेशन में, मधुबनी और उसके आसपास के गांव, वही कवर्ड होंगे। और मूविंग ऑन, सो अनफॉर्चुनेटली आप कवर्ड नहीं होंगे। मीशा जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, एंड देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। निशा जी का क्वेश्चन है कि जो लोग जीआई टैग्ड आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको क्या गवर्नमेंट से रजिस्टर होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं। पहली बात ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोसेस कि गवर्नमेंट के साथ जाके मैं अपने आप को रजिस्टर करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जीआई टैग्ड आर्ट्स हैं उसमें आपको गवर्नमेंट का कोई हिस्सा बनना पड़ेगा या गवर्नमेंट के किसी ड्राइव में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। होता ये है कि गवर्नमेंट का जो, जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट या ऐसे कोई अगर अप्लाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशन के साथ साथ वो पावर ऑफ अटर्नी फाइल करते हैं, दिखाने के लिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं उस, वो जो मतलब जो शिल्पकार हैं, उन पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाने के लिए उनको पावर ऑफ अटर्नी फाइल करना पड़ता है जो एप्लीकेंट है। और वो लिस्ट फाइल करते हैं कि इतने लोग हैं जो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं इस एरिया में, तो वो लिस्ट फाइल करना उनकी जिम्मेदारी है। और वो लिस्ट के नाम वो कैसे इकट्ठा करते हैं, वो एक हर एक जगह में अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें आप पहले गवर्नमेंट से रजिस्टर होगे उसके बाद ही आप जीआई अप्लाई कर सकते हो। फाइनल पॉइंट, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं फाइनल पॉइंट जो बताना चाहती हूँ, गोइंग बैक टू विनय जी का जो क्वेश्चन था और जिसके बारे में मैं बताना चाहती थी थोड़ा सा, कि जीआई मिलने के बाद क्या होता है। हम तो अभी तक बात कर रहे थे जीआई मिलने से पहले की बात, अब जीआई मिलने के बाद क्या होता है। जीआई मिलने के बाद ये होता है कि अगर कोई है जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस जीआई टैग क्राफ्ट का नाम, जैसे आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो लोग कानी शॉल का जैसे जीआई है, और लोग कानी नाम से बहुत सारे जो मिल में बने हुए, फैक्ट्री में बने हुए वोवन चीजों को कानी कह रहे हैं। तो उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं, उनसे आप मतलब जो आपका जो एसोसिएशन है जो जीआई होल्ड करते हैं, वो जीआई रजिस्ट्रेशन वाली एसोसिएशन, उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। उनसे डैमेजेस मांग सकते हैं। डैमेजेस का मतलब है पेमेंट मांग सकते हैं, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है इस टर्म का। और ये भी कोर्ट की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि आप जो भी चीज बेच रहे हो उसमें आप ये गलत नाम, जीआई वाला नाम नहीं यूज कर सकते हो, और आपको अपनी चीज को दूसरे किसी नाम से आपको बुलाना पड़ेगा। आप इस चीज का जो है मतलब जीआई वाला जो टैग है वो नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये भी ये है प्राइमरी पर्पस जिससे आप जीआई को आप एनफोर्स कर सकते हो गलत नाम से, ताकि बाकी लोग अपनी चीजें ना बेचे। आरती कोहली, आपका कुछ क्वेश्चन था, बताएं। आरती कोहली और उसके बाद वनकार मेघ जी। आरती जी अगर नहीं पूछ रहे हैं तो वनकार मेघ जी आप पूछिए।
हेलो, नमस्कार। नमस्कार, अ, बताएं। मैं भुज कच्छ से, कच्छ व्यूअर शाल हम्म तो हमारा प्रश्न ये है, हमको जीआईता 2010 में मिल गई है, पर हम्म अभी तक जो जीआई का फायदा चाहिए वो मेरा व्यूअरों को नहीं मिला, क्योंकि जो हमारा मोटिव है वो मोटिव मिल में बन रहा है, वो वही मोटिव मिल में बन रहा है, तो वही जो हमारा कच्छ है, तो कच्छ में जो साल बिक रही है तो ज्यादा से ज्यादा वो मिल वाली बिक रही है, हमारा व्यूअरों तक इतनी नहीं बिकती है, तो हम क्या देखिए करें? देखिए मेघ जी, हाँ जी। अगर हम बोले कि उसका फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा पाने के लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना। अगर हाँ हम बोल रहे हैं कि मिल में बन रहा है, पर उसके हाँ बारे जी। में आप कर क्या रहे हो वो पूछा जाएगा ना। आपके पास अगर जीआई है, आपके हाँ जो बनकार समुदाय हैं उनके पास अगर जीआई है, तो आपको हाँ केस जी। तो करना पड़ेगा ना उनके अगेंस्ट। जो मिल अपने आप को कच्ची शॉल बोल के जो मिल में बने शॉल बेच रहे हैं, उनके अगेंस्ट केस करना पड़ेगा, उनसे क्षतिपूरण मांगना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको करना तो पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा। तो जब तक पर हम केस नहीं करेंगे तो वो क्यों रुकेंगे। आज के डेट में अगर कोई बोले कि देखो मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने इतने सारे गहने खरीदे और चोर आके सारे गहने ले गया, पर चोर को रोकने के लिए हमें पुलिस के पास तो जाना पड़ेगा ना। चोर अपने आप क्यों, अगर हम दरवाजा खोल के बैठे रहेंगे और चोर को दावत देंगे तो चोर आके तो लेके जाएगा ना हमारे गहने। तो अगर हम, इसका मतलब ये नहीं कि गहने का फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, भुज कच्छ है, वो यहाँ पे कोई लॉयर ऐसा नहीं है जो इस पे कुछ काम कर सके। हम बहुत लॉयर के पास गए थे, तो कोई लॉयर इसलिए पण नहीं है। इसलिए क्रिएटिव डिग्निटी है ना, हम लोग है ना, हम सब मदद करेंगे, ठीक है ना। आज के कॉल के बाद ऐसे तो इंडिविजुअल आपके बहुत सारे केसेस आएंगे जिसमें आप अपने क्राफ्ट के बारे में और जानकारी आपको चाहिए होगा, या रजिस्ट्रेशन में मदद चाहिए होगा, या ऐसे जो लोग कॉपी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप लोग एक्शन लेना चाहोगे। ये सारे जो आपके प्रश्न हैं वो आप क्रिएटिव डिग्निटी से बेशक पूछिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है भक्ति ने, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए। हम सारे हैं आपको मदद करने के लिए, मैं तो वकील ही हूं ना। तो ओके ओके। हम मदद करेंगे आप लोगों को, ताकि जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें हम किसी तरह से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब हम सबका यही अटेम्प्ट है, छोटे मात्रा में शुरू करके, कि किसी तरह से जो आर्टिजन कम्युनिटी की जो आवाजें हैं वो कहीं मीनिंगफुली आगे तक हम ले जा पाए, और जो चीजें जो गलत हो रहे हैं उसको सही करें, ताकि जो एक्चुअल आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर कम्युनिटी है उनको इस चीज का फायदा मिले। वही हमारा प्रयत्न है यहाँ पे। आरती कोहली जी, आपको कुछ पूछना था, आप हाथ ओके, उठाए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी प्रेम जी, आपको कुछ पूछना है। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, फिरोजाबाद बैंगल्स को कैसे पता करें कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है या नहीं? वो तो चेक करके हम बता सकते हैं आपको। हाँ जी, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए। जी। और हाँ जी, आरती जी आप बताएं। हाँ मैम, मैं चंदेरी साड़ी बनाती हूँ, क्या मेरे लिए जीआई मिलेगा? आपके लिए मैंने शुरू से क्या बोला? चंदेरी साड़ी बनाती हूँ मैम मैं। मैंने क्या बोला शुरू से, मैंने क्या बोला? मैं अब क्लास टीचर की तरह बनूंगी, ठीक है ना। मैं बोलूंगी कि क्लास मुझसे, मेरी जो क्लास थी ध्यान से सुन रही थी कि नहीं, यही है टेस्ट। आपको अकेले चंदेरी साड़ी का जीआई मिल सकता है क्या? सब लोग अपना माइक ऑन करके हाँ या ना में इनका जवाब दीजिए। नहीं 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 नहीं। सबने सुना ना? अकेले किसी को जीआई नहीं मिल सकता है। हाँ। चंदेरी साड़ी का जीआई ऑलरेडी मिल चुका है एमपी में। उस एसोसिएशन का जो जीआई रजिस्ट्रेशन है, उनसे एनओसी लेके आप अपने आप को उस लिस्ट में डलवा सकते हैं। चंदेरी का जीआई ऑलरेडी हो चुका है, उसमें आप अपने, मैंने क्या बोला, आसान काम आपका है क्योंकि जीआई ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको बस जाके अपना नाम उस लिस्ट में दाखिल करना है, बस। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अकेले GI नहीं मिल चुका है GI चंदेरी साड़ी वाले, आपको अकेला नहीं मिल सकता। आप जरा अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ प्रेम जी, ये फिरोजाबाद बैंगल्स का तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई GI रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमें यहीं पे रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि सॉरी मैम, वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम। हाँ जी रुचि जी, यू हैव अनदर क्वेश्चन, सॉरी प्लीज गो अहेड। जैसे आपने शुरू में ही बोला था कि एक खास कम्युनिटी के लोगों को जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर मान लीजिए जिस कम्युनिटी से हम टिकुली पेंटिंग करते हैं, तो मेरे मतलब मेरे जनरेशन में कोई नहीं कर रहा था, ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी है जो हम लोग सब मिलके एक जगह करते हैं, लगभग 3 से 4 हजार आर्टिजन्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई फैमिली कर नहीं रही थी, या आगे भी करेगी या नहीं करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो क्या मतलब उनका एसोसिएशन बनके हम लोग GI के लिए कर सकते हैं? सो रुचि जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये सबके बेनिफिट के लिए बताऊं कि जो मानिक चंद जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हिस्ट्री और वो क्राफ्ट कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे इवॉल्व किया, वो आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा एप्लीकेशन में। तो अगर बीच में कोई क्राफ्ट वो कर ही नहीं रहा है और उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, और बीच में जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब हम पुट करना चाहेंगे, मतलब आंसर, कि ये तो बहुत सालों से, लगभग ये 800 साल पुराना ये आर्ट है, ये टिकुली बिंदियों पे होता था, ठीक हाँ, है। तो आपने कहा कि बीच में लोग करते नहीं थे ना, दोबारा रीस्टार्ट किया है। जी जी जी, तो वो चीज अगर है तो आपको वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जहां तक आप दिखा सकते हैं कनेक्शन का मतलब क्या है आप समझिए। कनेक्शन मतलब आपको पहले जो 800 साल पुरानी वाली हिस्ट्री है वो निकालना पड़ेगा, वहां पे क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था वो दिखाना पड़ेगा, और फिर बताना पड़ेगा कि मॉडर्न डे पे वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और ये है प्रैक्टिशनर्स जो मॉडर्न डे पे वही चीज कर रही हैं। वो कनेक्शन अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि बीच में जो गैप हो गया उसके बाद पूरी चीज बदल गई है और कंप्लीटली मॉडर्न और अलग कुछ हो गया है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आप दिखा सकते हैं कि जो ओरिजिनल क्राफ्ट है उसी को दोबारा प्रैक्टिस किया जा रहा है, रिवाइव हुआ है, और करंटली इतने प्रैक्टिशनर्स है उस चीज का, तो फिर GI जरूर मिल सकता है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? मीशा, आपका एक सवाल है, बट आई डोंट थिंक दैट इज डायरेक्टली अंडर GI। वो हम बाद में उसके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। सो हमारे एक्चुअली दिस इज द थर्ड ऑफ 3 सेशंस। द फर्स्ट सेशंस वी डिड टॉक अबाउट डिजाइन रजिस्ट्रेशंस, कॉपीराइट, ये हमने डिजाइनर्स के लिए अलग किया था, आर्टिजन्स के लिए अलग किया था, और बहुत तरीके के हमारे क्वेश्चंस बड़ी पेशेंटली श्वेताश्री ने आज भी सबके जितना हो सके टाइम से आगे बढ़ते हुए किए हैं आंसर। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं रेगुलर डिमांड है कि लोग लीगली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये समझें। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वो पावरलूम पे बन के बिक रहा है या मिल में बन के बिक रहा है, हम उसका क्या कर सकते हैं। हम इसमें भी बहुत सारे, इतना सिंपल नहीं है। अगर वो भुजोड़ी शॉल के नाम से नहीं बेच रहे हैं पर कॉपी करके बेच रहे हैं तो GI में उसका प्रोटेक्शन नहीं है, और हमारे ऊपर ही वो उत्तरदायित्व बनता है कि हम ही को जाके उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये सब समझते हुए कि लीगली भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्रिएटिव डिग्निटी एक चाह रही है, जैसे श्वेताश्री ने भी बताया, कि ये हेल्प मिले। ये एक जानकारी का सेशन था, पर जो इम्प्लीमेंटेशन का सेशन है कि भाई मेरे को GI करना है, इसके लिए मुझे जो मेरे ही सवाल हैं, जो मेरी ही स्थिति के बारे में है और मुझे पर्सनली एडवाइस चाहिए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एडवाइस किस तरीके से आर्टिजन्स को मिलते रहे। उसके लिए हम थोड़ा सा प्लानिंग है, पर वो प्लान अभी
तैयार होने के लिए आपका जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये लिंक हम बार बार पोस्ट कर रहे हैं चैट में, प्लीज उस लिंक को अगर आप दबाएंगे तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेगा। उससे फिर हम ले सकते हैं कुछ कुछ केसेस और बता सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में, और क्रिएटिव डिग्निटी भी आपको उसमें क्या हेल्प कर सकती है, हम साझा कर सकते हैं उसके बारे में। पर उसके लिए प्लीज आप ये ज्वाइन कीजिए ताकि हम एक दूसरे के टच में रह सकें और आपकी जो दिक्कतें हैं उनको हम कुछ समाधान ढूंढ सकें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बहुत हम ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं। पर श्वेताश्री के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये सेशंस लिए, बहुत ओपनली खूब अच्छी तरीके से उन्होंने शेयर किए हैं अपनी सारी नॉलेज, और हमको इतनी डिटेल में इतनी पेशेंटली समझाया है। Thank you so much, Shwetashri. It is always such a pleasure to have you come and give this. Thank you very much. Thank you, Achal, Bhakti, Meeta, and the Creative Dignity team. Meera, of course. Thank you very much for giving me this opportunity to try and be of some help. और आप सबको थैंक यू आने के लिए, सुनने के लिए, engaged रहने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच।